भाग नंबर 21 और भाग नंबर 21 का विषय क्या था? संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। तो अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध और इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे आते हैं भैया? अनुच्छेद 368 से 369 से 392। हाँ, 392। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इसके अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें आपको बात बताई भी गई थी कि एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 369 और बताया गया था इसमें प्रावधान क्या है। राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में कानून बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपसे कि ये जो भाग है इसमें ज़्यादा कोई ख़ास डिटेल तो नहीं आती, लेकिन उसके कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बार ये पूछा गया था कि आर्टिकल 369 में क्या है, तो राज्य सूची के ऐसे विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, और वो संसद को जो शक्ति मिली हुई है वह परमानेंट नहीं है, अस्थायी शक्ति है। ठीक है, इस प्रकार वो कानून बनाएगी जैसे समवर्ती सूची के विषयों पर बनाती है। एक आर्टिकल पहला बहुत आता था, लेकिन अब चूँकि वो ख़त्म हो गया है, मैंने कल भी बताया था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। और हालांकि अभी आर्टिकल क्या हो गया है, धारा 370 को हटा दिया गया है, तो ये समाप्त हो गया। अब पहले पेपर में बहुत आता था कि कश्मीर को किस आर्टिकल के तहत विशेष प्रावधान है, तो आर्टिकल 370 अब वो ख़त्म हो गया है। कुछ बताया था मैंने कि देखिए जो आर्टिकल नंबर 371 है
अनुच्छेद 371। इसके पार्ट भी हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। तो 371 में दोनों हैं, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। इस आर्टिकल के तहत गुजरात और महाराष्ट्र को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। 371 के पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने बताया था, एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 371A। पहले किसकी बात है, बोलो? तो सबसे पहला बात है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसमें है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान या विशेष उपबंध। यहाँ से पीसीएस में सवाल पूछते हैं कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो 371A में क्या है, नागालैंड राज्य को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसे 371B में क्या है, 371B में क्या भैया, असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371B में असम के विशेष अधिकार है। अच्छा, 371C में क्या है, 371C, हाँ, मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। ऐसी एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 371D। मणिपुर के बाद में है आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, हाँ, विशेष उपबंध। आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान। आंध्र प्रदेश के दो आर्टिकल हैं इसी के तहत। एक आता है अनुच्छेद 371E। उसमें कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। तीन 371F में क्या है, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। ऐसे देखो 371 जी में क्या है, मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध।
एक ऐसी आएगा आर्टिकल नंबर 371 H, अरुणाचल प्रदेश के बारे में विशेष उपबंध। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 371 आई में क्या है, गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। तो ये जो पार्ट है ना, ये गोवा पूछा था पीसीएस में एक बार कि गोवा को किस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। गोवा को किस अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है, ये पूछा था। ये आर्टिकल अब आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे तो छोड़ देते थे हम लोग भी, अब ये आ रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, समझ लो। और यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। नागालैंड का ए में है, बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश। ई में विशेष अपने आप में, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश और आई में गोवा, ठीक है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि नाग आसमान से मणि लेकर आंध्र प्रदेश में कूदा। तो नाग नागालैंड, आसमान असम, मणि मणिपुर, आंध्र प्रदेश में कूदा। ऐसे कोई ना कोई लॉजिक 4 नीचे के याद कर लो, ठीक है। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ठीक है। और बीच में देखो 4 ये हो गए और 4 फिलहाल ये हो गए, तो 8 और 2 स्टेट ये आ गए, 10 हो गए ना। तो आज भारतीय संविधान के तहत कश्मीर का तो विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया, आज भी 10 स्टेट जो हैं वो विशेष उपबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो विशेष प्रावधानों के साथ भारतीय संविधान के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनमें से देखो, जिनमें से नागालैंड 1, असम 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, अरुणाचल प्रदेश 5। नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट हैं। गोवा और आंध्र प्रदेश ये दोनों साउथ में आ जाएंगे, और सिक्किम जो है वो सबसे बाद में भारतीय संघ में शामिल हुआ था, वो शामिल है। तो इतना याद रखना है। बाकी इस पूरे भाग में अब हमें कुछ नहीं करना, इस पूरे भाग का ना कोई आर्टिकल करना है, ना कोई अन्य बात हमें समझनी है, ठीक है। क्योंकि अगर अनुच्छेद भी हम लोग लिखते हैं तो पेपर में वो नहीं आ रहे हैं आजकल, इसलिए उन्हें जो है छोड़ रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारी भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले भाग नंबर 22 की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंतिम भाग की, ठीक है। और अंतिम भाग ख़त्म करने के बाद में हम लोग सीधे पहुंचेंगे शुरुआत में, जहां आएगा भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास या कहानी। संविधान सभा कैसे बनी, ये जो प्रोसेस है ना, जो हमें शुरू में करना था, लेकिन हमने सोचा कि पहले हम संविधान के अंतर्गत आने वाली चीज़ों को करते हैं और फिर उसके निर्माण की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4-5 क्लास और लगेंगी और उसके बाद ये मामला फिनिश हो जाएगा। चलिए, हमारे पास में भारतीय संविधान का अंतिम भाग है, भाग नंबर 22। 22 का हेडिंग है संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, कोमा प्रारंभ,
कोमा हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसके अंतर्गत हम लोग जिन अनुच्छेदों की बात करेंगे 393 से लेकर 395। तो कायदे में देखा जाए तो 3 आर्टिकल हैं, 93, 94 और 95। अब देखो, जैसे इस चैप्टर में बोला गया है वैसे ही आर्टिकल है। सबसे पहले है संक्षिप्त नाम, और ये आएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 393 में। 393 में क्या है? संक्षिप्त नाम। अब इसका मतलब ये समझना कि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया पूरी तरह से, तो हमने ये सोचा कि हम भारत के संविधान को क्या नाम दें, उसका नाम क्या रखें, है ना। हम नाम क्या रखें? फिल्म तो पूरी बन गई, लेकिन ये पता नहीं चल रहा इसे नाम क्या दिया जाएगा, टाइटल क्या होगा इसका। कभी कभी होता ना कि हम एक किताब या कहानी लिख लेते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, लेकिन बाद में हम सोचते हैं कोई अच्छा सा इसे नाम दिया जाए। तो भारतीय संविधान को क्या नाम दिया गया है, उसका छोटा सा नाम क्या है, भारत के संविधान का नाम क्या है? तो उसे कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, हमारा जो संविधान है, संविधान का संक्षिप्त नाम, संविधान का संक्षिप्त नाम मतलब एक शॉर्टकट रूप कह सकते हो आप। उसे क्या कह के पुकारोगे? तो उसे हिंदी में तो नाम दिया गया भारत का संविधान, भारत का संविधान, और अंग्रेजी में कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कोई पूछने लगा कि बताओ हमारे देश के संविधान का नाम क्या है, हमारे देश के संविधान का नाम क्या है? तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में क्या कहोगे? भारत का संविधान। बस इतनी सी बात है आर्टिकल नंबर 393 में। इसके दूसरे सेशन पर आइए, ये लिखा हुआ है प्रारंभ, और ये बात जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 394 में है। प्रारंभ, किसका प्रारंभ? अरे किसकी बात चल रही है? संविधान की। तो संविधान का प्रारंभ, यहाँ से आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है उसे संविधान सभा ने कब अंगीकार करा है, बताइए। संविधान को अंगीकार, संविधान को अंगीकार या स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को कब अंगीकार करा है? कोई बताएगा डेट? 26 नवंबर 1900। किसने अंगीकार करा है? किसने अंगीकार करा है? संविधान सभा के सदस्यों ने। अच्छा, कैसा अंगीकार करा होगा? ऐसे संविधान को गोदी में उठाया होगा? ने क्या करा होगा? अंगीकार करने का मतलब, अंगीकार करने का मतलब होता है, स्वीकार करने का मतलब होता है अपने सिग्नेचर करके उसे परमिशन देना कि लो भाई हम इस नियम पे आमादा हैं और हम अपने साइन करते हैं। 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके भारतीय संविधान को
स्वीकार लिया था। ये बात मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब निर्माण की कहानी हम लोग पढ़ेंगे तब। जिस समय संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, उसी दिन भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए थे उसी दिन, जबकि पूरा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूरा संविधान। तो जिस दिन हमने संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लागू करा था उसे कहते हैं संविधान का आंशिक रूप से लागू होना। क्या कहते हैं? तो संविधान का एक तो होता आंशिक रूप से लागू होना और एक होता संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना। तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो देखो 26, या इसे यूं कहें, संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया। कब लागू किया गया भैया? 26 नवंबर 1949। ये बात अपने जहन में बैठा लो कि अगर आंशिक रूप से लागू होने की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949 को लागू माना जाएगा। और कितने आर्टिकल लागू हुए थे, कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 15 आर्टिकल लागू हुए थे। देखिए 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद लागू हुए थे? एक अनुच्छेद लागू हुआ था 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता वाले। फिर लागू हुआ था 60, फिर लागू हुआ 324, उसके बाद में लागू हुआ 366, फिर लागू हुआ 367, फिर लागू हुआ 379, फिर लागू हुआ 380, फिर लागू हुआ 388, उसी के साथ लागू हुआ 391, 392 और 393। अब सुनो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कब ये आर्टिकल कब लागू हुए थे? जैसे 324 में सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी निर्वाचन आयोग है, नहीं है 324 में, भाग नंबर 15 में, वो उसी समय लागू हो गया था। ठीक है, तभी तो 1951-52 में उसने पूरी तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो याद रखो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद लागू हुए हैं? बोलो 15। एक याद और रखना इसी में, अगर सवाल यह आ जा कि संविधान को पूर्णतः लागू किया गया, पूर्णतः लागू किया गया, बताओ हमारा संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था बेटा 26 जनवरी 1950 को। और जिस दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हुआ, भारत बना गणतंत्र। इस दिन भारत क्या बना था? स्वतंत्र हुआ था, गणतंत्र बना था। तो भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, जब हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। ठीक है, संविधान को पूरी तरह से लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये हो गई भाग 22 के दूसरे हिस्से की, जिसका नाम है प्रारंभ। ठीक है, जिसका नाम आता बेटा प्रारंभ। इसमें 4 हिस्से हैं। देखो,
1 2 3 4 एक निरसन वाला हिस्सा है, ठीक है, एक निरसन वाला हिस्सा है। अब चलते हैं इस हिस्से की तरफ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मूल संविधान की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट कराया। किस में ट्रांसलेट कराया? हिंदी में भी ट्रांसलेट कराया। तो देखिए, एक आर्टिकल इसी में जोड़ा, अनुच्छेद 394 का कै, उसे कहते हैं हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ। हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो देखिए, अगर कोई तुमसे पूछता है कि संविधान की मूल भाषा क्या है, संविधान की मूल भाषा, मूल भाषा समझ रहे हैं, जो मेन भाषा है, वो भारतीय संविधान को किस चीज में लिखा गया, भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया। तो भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा गया? भारतीय संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी, ठीक है। हिंदी में ट्रांसलेट किया गया उसको। समझिए क्या हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में संविधान को अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित कराया। मतलब इस बात का ये था कि पहले अंग्रेजी में लिखा गया, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया हिंदी में। और जिस समय अंग्रेजी का संविधान स्वीकार किया गया था 284 मेंबर्स के द्वारा, उन 284 मेंबर्स ने हिंदी के संविधान पर भी क्या करे, अपने हस्ताक्षर करे, ठीक है, दोनों को। यहाँ से 2-3 इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं कि बताओ संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने करा? संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया या हिंदी में अनुवाद करा, भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद किसने करा है? तो उनका नाम है डॉक्टर रघुवीरा। मतलब उसकी हिंदी की अंग्रेजी की उन्होंने हिंदी बना के दी। एक सवाल आपने सुना होगा, संविधान को अंग्रेजी व हिंदी में किसने लिखा? दोनों राइटिंग उन्हीं की है, एक ही व्यक्ति की। संविधान को अंग्रेजी व हिंदी में लिखा, अंग्रेजी व हिंदी में लिखा। तो भारत के संविधान को अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा अपनी राइटिंग में और हिंदी में भी उन्होंने लिखा अपनी राइटिंग में। उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजदयान। ये सवाल पेपर में कई बार आ गया। प्रेम बिहारी नारायण राजदयान। राजदयान। इनकी बड़ी एक दिलचस्प कहानी है राजदयान साहब की।
इनकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी ये है, कहा जाता कि इन्होंने भारतीय संविधान को हिंदी व अंग्रेजी में लिखने के पैसे नहीं लिए, बल्कि ये कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर मैं अपने हस्ताक्षर करूँगा। तो इन्होंने क्या करा, हस्ताक्षर करे भारतीय संविधान पर। ठीक है। नोट कर लिया था आपने? नहीं नोट करा? कर लिया। एक सवाल और याद रखना, संविधान को अलंकृत किया गया। संविधान को अलंकृत किया गया। भारत के संविधान को किसने सजाया है? जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिजाइन है, कुछ चित्रकारी की गई है, तो कहते हैं कि भारतीय संविधान पर किसने चित्र बनाए हैं? तो उनका नाम है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस भारतीय संविधान पर किसने अपने चित्र बनाए हैं? तो नंदलाल बोस ने। शांति निकेतन के पेंटर थे ये, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। उन्हीं ने अपने हाथों से चित्र बनाए हैं, किसी मशीन के चित्र नहीं है, हाथों से चित्र बनाए हैं। और संविधान की जो मूल कॉपी है ना, उसे टाइपिंग से टाइप नहीं करा गया है, हाथ से लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण राजदायान ऐसे व्यक्ति थे जिनका उस दौर में सबसे अच्छा सुलेख था, सबसे अच्छी राइटिंग थी उनकी, और उन्होंने अपनी राइटिंग में हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय संविधान को लिखने का काम करा है। ठीक है। तो ये बात हो गई भैया आर्टिकल 294 कै की। एक आर्टिकल है 395, अंतिम है ये अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395। इसमें है निरसन। जैसा कि मैं आपको एक बात बताऊं, पहले थोड़ा सा विचार करना। हम 1947 में आज़ाद हुए, हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। तो 1947 से लेकर 1950 तक हमने किन नियमों के आधार पर अपने देश के शासन को चलाया? तो दो एक्ट काम कर रहे थे उस समय, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमने अपने देश की व्यवस्थाओं को चलाया। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 1950 में, लागू कर दिया हमने, तो इन दोनों अधिनियमों को क्या कर दिया? निरसित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसमें किसका निरसन है? इसमें किस प्रावधान को खत्म करने की बात की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, दोनों बातें हमने खत्म कर दी। ठीक है। देखिए, इसमें प्रावधान किया गया है, इस अनुच्छेद के तहत भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को
के प्रावधानों को समाप्त किया गया। के प्रावधानों को समाप्त किया गया। तो इसमें किस चीज़ का निरसन है भैया? 1935 अधिनियम और 1947 का अधिनियम, इनको ख़त्म करने की बात की गई है। क्योंकि 1950 से लेकर 1947 से लेकर 1950 तक हमारे पास में अपना संविधान नहीं था। तो इस दौरान हमने किस अधिनियम से काम चलाया है, किस अधिनियम से देश की व्यवस्थाओं को चलाया है? तो 1935 और 1947। और जब हमारा खुद का संविधान बनकर तैयार हो गया तो हमने इन दोनों प्रावधानों को हटा दिया। सवाल पूछा जाता है कि बताइए संविधान के अंतर्गत वो कौन सा व्यक्ति है संविधान में जिसका उल्लेख है कि उसने अपने कार्य के पैसे नहीं लिए, निःशुल्क संविधान का काम करा है? तो प्रेम बिहारी नारायण राजदायन। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राजदायन के भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर हैं और उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि संविधान की जो मूल कॉपी है वो हीलियम के जार में रखी गई है ताकि हीलियम के जार में दीमक ना लगे और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल है वो खराब ना हो, उसे सेफ रखा जाए। ठीक है, चलिए।